News21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की तारीख पहले 1 अक्टूबर थी, उसके बाद बदलकर 5 अक्टूबर किया गया और 5 अक्टूबर को राज्य की 90 सीटों पर मतदान होंगे। हालांकि इन चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी लगातार 2 बार से हरियाणा का रण जीतती आई है, मगर इस बार लहर कांग्रेस के पक्ष में भी दिखाई दे रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि हरियाणा की जनता का दावा है। हरियाणा की जनता का कहना है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और इस बार हरियाणा की हवा बदल सकती है। लोगों का कहना है कि पिछले 10 साल में हरियाणा में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर यहां सिर्फ बीजेपी दफ्तर बना पाई है। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पंचकुला विधानसभा सीट से एकमात्र महिला उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक रही बेनू राव जी, और इनके साथ ही जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के पंचकुला से स्पोक्स पर्सन केसी भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेनू राव जी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि जिस प्रकार से आप लगातार 7 साल से महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं, इस बार आपके यहाँ विधानसभा चुनाव है और जो आपकी पंचकुला सीट है ये भी पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी, तो आपको क्या लगता है इस बार पार्टी आप पर भरोसा जता सकती है? देखिए, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं होता और तो ऐसा लगता है कि ग्राउंड रियलिटीज वो जानते हैं कि किस तरह का काम मैंने किया है। और भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको पता है, जब मनोज लाल खट्टर जी सीएम बन सकते हैं या नरसिंह सिंह सैनी जी सीएम बन सकते हैं, तो ऑफकोर्स पूरे है। और मैं चाहूंगी कि महिला प्रत्याशी आगे आए, क्योंकि जब हम 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने उठाई है और जल्दी ही आपको अच्छी न्यूज देंगे हम कि महिला सशक्तिकरण के रहते हुए हमें आगे आने का मौका मिला है जी। और केसी भारद्वाज जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि पिछली बार जेजेपी जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 10 सीटें मिली थी, इस बार कितनी मिलने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार आपका बीजेपी से गठबंधन था? हाँ जी, मेरा मानना है कि पिछली बार हमने 10 महीने के अंदर 10 सीटें जीती थी और इस बार हमें पूरा टाइम मिला है, 50 महीने का टाइम मिला है। और मेरा मानना है कि हमने आसपास गठबंधन किया है और 20 सीटें हमने उनके खाते में और 70 सीटें जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हमारे युवा नेता दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में इस बार हम 50 से 60 के बीच में हमारा सीट जीतने का लक्ष्य है। आपका 50 से 60 सीटें जीतने का जो आपने बात कही है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपसे जानना चाहूंगा कि आज के जो हालात हैं उनमें क्या मानते हैं आप? बीजेपी से सत्ता के लिए हाथ मिलाना जो आपका जो जेजेपी पार्टी है उसका सही फैसला था पिछली बार का, क्या मानते हैं आप इस बारे में, या पार्टी से कोई चूक हुई? हाँ, मेरा मानना है, पार्टी का भी मानना है और हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी मानना है कि उनसे ये चूक होगी कि उन्होंने इनसे हाथ मिला लिया था बीजेपी से। इसके बारे में हमारा शीर्ष नेतृत्व ये बात मान के चल रहा है जी। बेनू राव जी, मेरा आपसे अगले जी जारी रखिए आप केसी भारद्वाज जी। और इस बार तो हमारे युवा नेता ने प्रयास किया था हरियाणा प्रदेश के अंदर शपथ लेने के बाद सीएम की, उसके बारे में उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया। उन्होंने प्रयास किया कि युवाओं को 75% नौकरी में रिजर्वेशन दी जाए। उन्होंने प्रयास किया कि महिलाओं को ग्राम पंचायत में और विकास के किसी भी काम में इनको 50% भागीदारी दी जाए। और 33% उन्होंने आरक्षण किया था कि जो डिपो राशन डिपो उनमें भी महिलाओं की भागीदारी की जाए। ऐसे हमारे जो पिताजी ने कार्य किए उप मुख्यमंत्री रहते हुए, ये सारे कार्य जनता के बीच में है और आज जनता इनसे प्रभावित है। इसलिए हमारा पूरा हमें भरोसा है कि हमारी पार्टी 50 से 60 के बीच में सीट जीतने में सफल रहेगी जी। मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा केसी भारद्वाज जी। बेनू राव जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब अभी अंबाला से जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं बंतो कटारिया जी, उनका कैंपेन भी आपने संभाला था बहुत अच्छे तरीके से, हमने ये बातें भी सुनी। उसके बावजूद मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि भाजपा को पिछली बार 40 सीटें मिली थी, इस बार कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? देखिए, ये सब स्पेकुलेशन है
कांग्रेस में जब भी कोई ऑपोजिशन, देखिए 10 साल पूरे मिले हैं बीजेपी ने और बहुत काम किया है। अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया तो ये सिर्फ कांग्रेस की उड़ी उड़ाई बात है। आप ये पूछिए उनसे कि उन्होंने क्या 10 साल में उपलब्धि करी है, जो आज वो बोल रहे हैं कि हमारी 70 सीटें आएंगी। मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसी जब हम बात करते हैं क्योंकि सिर्फ 2 महीने में इतनी डेवलपमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए हैप्पी कार्ड मिले हैं, राशन कार्ड मिले हैं, आपको सिलेंडर मिला है। नारी सशक्तिकरण के नाम पे आप नारी का तो पूछिए ना कि उसको क्या मिला है क्या नहीं मिला है बीजेपी सरकार से। और जहां तक देखिए नारी को आगे लाने का की बात है तो बंतो कटारिया जी को बिल्कुल सीट दी गई थी और हमने घर घर जाके प्रचार भी किया। कारण है, कुछ कारण ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि अब हमें मंथन की जरूरत है कि जो नेक्स्ट टाइम जो भी चेहरा आए वो थोड़ा सा अपने आप में भी सशक्त हो। क्या होता है पार्टी क्या देखती है, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, वो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो टाइम है कि महिला इंडिपेंडेंटली आगे जो आ सके, जो काम कर सके, उसको सीट देनी जरूरी है, ना कि किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी। अब यही प्रचार तो कांग्रेस भी क्या कर रही है। आप ये देखिए कांग्रेस में तो इतना ये कॉमन है, आपको किसी की बेटी आगे आ रही है। अब कांग्रेस तो पार्टी वही है जो मुझे लगता है परिवारवाद पे चल रही है। जी, जिस प्रकार से केसी भारद्वाज जी आपने कहा कि हमारी पार्टी इस बार 50 से 60 सीटें जीतेगी, तो एक इंटरव्यू में दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, त्रिशंकु, यानी कि विधानसभा में 3 पार्टियां ही मिलकर सरकार बनाएंगी, इसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे। दुष्यंत चौटाला बोलते हैं ये बात, और वो बोल रहे थे कि हमारे पास सत्ता की भी चाबी होगी और ताला भी हम ही खोलेंगे। बताइए। जी आपने बिल्कुल सही कहा। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने ये बात पहले कही थी आपको, और अब बदली हुई परिस्थितियों में अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और हमारी पार्टी ने चुनाव की पूरी रणनीति तैयार कर ली है और अभी 1-2 दिन में हमारे उम्मीदवार भी तय हो जाएंगे दोनों पार्टियों के। अब परिस्थिति इसलिए बदल गई क्योंकि आजाद पार्टी के हमारे चंद्रशेखर आजाद, रावण जी हमारी पार्टी का गठबंधन होने के बाद परिस्थितियां एकदम उल्ट हो गई है। अब दोनों युवा, हमारे युवा शक्ति, हमारे युवा नेता बहुत अब आगे निकल चुके हैं और अब हमारे गठबंधन को, दोनों पार्टियों को 50 और 60 के बीच में सीट मिलने की पूरी संभावना मैं कह सकता हूँ। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को पूरी संभावना है 50 से 60 मिलने की, जब सीटें मिलने की, जबकि आपकी पार्टी के देवेंद्र बबली जो टोहाना से चुनाव जिन्होंने जीता था वो बीजेपी में चले गए। आपकी पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है कि जो आपकी पार्टी के नेता हैं वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं 50 से 60 सीटें आएंगी। आपका बिल्कुल ये कहना कि देवेंद्र बबली जी पार्टी छोड़ के चले गए, वो आज नहीं छोड़ के गए, वो लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी का उन्होंने समर्थन किया था। और ये जब चुनाव होता है तो हरियाणा प्रदेश में ही नहीं सारे भारतवर्ष में आया राम गया राम की एक प्रथा चालू रहती है। जी बिल्कुल के तहत कोई छोड़ के चला जाए तो कल हमारी पार्टी में 10-20 और ऐसे ही नेता शामिल हो जाएंगे। ये कोई लंबी चौड़ी हरियाणा प्रदेश में इतनी कोई इसको मायने नहीं रखते। जो भी चुनाव होने जा रहा है उसमें हमने 70 सीटों में चुनाव लड़ना है और इसके साथ ही 20 सीटों पे हमारी सहयोगी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के लिए बिल्कुल पूरी योजना हमने तैयार कर ली है। 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और जैसा कि मैंने कहा है और हमारे नेताजी ने कहा है कि ताला भी हम खोल लेंगे और चाबी भी हमारे पास रहेगी। ये आप मान के चलिए मेरी बात, आप इस पर यकीन करिए कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी होंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कहा कि चाबी भी आपके पास होगी और ताला भी आप खोलेंगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पे जनता आप पर भरोसा कर सकती है? जी हमारे मुद्दे सबसे पहले युवाओं के लिए मुद्दा हमारा, जैसे मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया था, बताया था कि युवाओं के जो आज बेरोजगार हैं, लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, धक्के खा रहे हैं, उनके लिए हमारे नेताजी के मन में सबसे पहले रोजगारी का मुद्दा है और उन्होंने 75% आरक्षण भी किया था।
आज ये बात मान के मैं चलता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चलेगा, और नहीं तो हमारे नेताजी की बड़ी बड़ी आशंका है कि सबसे पहले युवाओं को रोजगार दिया जाए। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया है कि महिलाओं के लिए हमारी पार्टी बहुत सजग है। महिलाओं के प्रति हमने बहुत काम किया है। जैसा मैंने बताया था, 50% आरक्षण दिया है और 33% हमने आरक्षण के लिए, चाहे सरकार दोनों इकट्ठी थी, गठजोड़ था बीजेपी और जेजेपी का, लेकिन हमारे नेताजी ने और पूरा प्रयास किया कि कैसे हरियाणा प्रदेश को आगे लेकर जाया जाए, हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाया जाए। तो इसलिए और भी हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, जो ना बुजुर्गों के लिए है, कर्मचारियों के लिए है, मजदूरों के लिए है और भिन्न व्यापारियों के लिए है। तो मुद्दे हमारे पास बहुत है। जी बेणुराव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको, बीजेपी कब तक पहली लिस्ट जारी कर सकती है और उसमें किन किन नेताओं का नाम आ सकता है? देखिए, वैसे तो मुझे लगता है आप हमसे जानती हैं, आप लोगों को ज्यादा हमसे पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और मुझे खुशी है इस बात की कि प्रेस इतनी जागरूक हो गई है आज की डेट में कि हमसे पहले लिस्ट आपके पास पहुंचेगी। लेकिन हाँ, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जिसमें मंथन चल रहा है, मुझे लगता है मैक्सिमम पर्सों तक लिस्ट आ जानी चाहिए। और आई एम श्योर, क्योंकि जो काम हुए हैं और नैतिक सैनी जी के नेतृत्व में उन्होंने 2 ही महीने से कार्यभार संभाला है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो भी उनके वादे हैं, जो भी उनकी प्लानिंग है, और मंथन बहुत हुआ है कि क्या क्या हरियाणा चाहता है और किस तरह से, जैसे कि इन्होंने कहा कि नौकरियां नहीं है या नौकरियां देना चाहेंगे, तो मैं आपसे सिर्फ आपके माध्यम से इतना ही बताना चाहूंगी कि नौकरियां हमारे कार्यकाल में मिली है। दूसरी चीज, अगर हम ये बात करें, भारत एक बहुत बड़ा देश है और सब कोई नौकरी पाने लग जाएंगे या देने लग जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। ये सरकारें कोई भी हो जाए, हमें यही मानना है कि हमें एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चाहिए थे, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जो कि बीजेपी ने काफी दिए हैं। अब जब हम स्किल डेवलपमेंट देते हैं किसी भी, चाहे वो महिला है, चाहे वो कोई यूथ है, तो क्या होता है कि उनको एक अपने आत्मनिर्भर होने का एक रास्ता मिल जाता है कि पॉलिटेक्निक में जाकर, जैसे मशीन है, कढ़ाई है, बुनाई है, सिलाई है, ये सारी चीजें, बहुत सारे सेंटर खोले हैं बीजेपी ने। और इतना अच्छा सेंटर पंचकुला में भी अभी खुला है और पॉलिटेक्निक 26 वाला देख लीजिए आप, इसी हिसाब से चल रहा है कि इंडिपेंडेंट लोग हो रहे हैं, ना कि सिर्फ नौकरियों में निर्भर कर रहे हैं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज जो बहुत बढ़िया हुई है कि सेल्फ डिपेंडेंसी आ गई है लोगों की, आप खुद का व्यवसाय खोलिए, आपको लोन प्रोवाइड करेगी सरकार, तो उससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती भारत के लिए। हम नौकरी 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 कर रहे हैं, कांग्रेस भी यही बात कर रही है, जेजेपी भी यही बात कर रही है, हम नौकरी दे देंगे। आप सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता कि किसी को नौकरी दे दी। इंडिपेंडेंस ये होती है कि वो सशक्त हो गया कि अपनी रोजी रोटी कमा सके, और वो बीजेपी कर रही है। तो आने वाले कल में आप देख लीजिएगा कि बहुमत से हमने 2 बार सरकार बनाई और तीसरी बार भी बीजेपी की बनेगी, और लिस्ट भी ऐसी आएगी कि जो ये कह रहे हैं हमने महिला सशक्तिकरण कर दिया, तो आपके सामने ही आएगी कि महिला सशक्तिकरण में जो बात कर रहा है वो काम भी कर रहा है और आगे भी ला रहा है। तो आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगी, बाकी लिस्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगी, और बल्कि आप मुझे बताएंगे कि जी बेणुराव जी, मेरा आपसे एक सवाल और है। जिस प्रकार से भारद्वाज जी ने कहा कि उनकी पार्टी बुजुर्गों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, इनके लिए काम करेगी, लेकिन आप भी ताल ठोक रही हैं, बीजेपी भी है, तो बीजेपी किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी? क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे मुद्दे किए गए थे बीजेपी के द्वारा, जेजेपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, अब उनमें कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं हुए, वो वादे भी हैं, आज भी बरकरार हैं कई ऐसे। तो इस बार का जो मेन मुख्य मुद्दा क्या रहेगा, क्या वादा जनता से भारतीय जनता पार्टी करेगी? देखिए, पता क्या, मेरा मतलब पर्सनली भी ये मानना है कि अगर हम ये कहते हैं कि 100 चीजें हैं जो करने वाली है, उसमें से 100 कोई भी सरकार पूरी नहीं कर सकती जी। जब भी इलेक्शन जाते हैं, कुछ किए जाते हैं जो पूरे नहीं होते, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं भी नागरिक हूँ इस कंट्री की और जानती हूँ कि अगर 100 कोई चीजें उठी हैं तो उसमें से 50 या 60 ही पूरी होती है, उसके बाद जो 40 नहीं पूरी होती है हम उसके ऊपर बातें करते रहते हैं, ऑपोजिशन उसके ऊपर बातें कर रही थी, ये नहीं हुआ। अरे आप ये देखिए, गिलास है, आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, आप खाली क्यों देख रहे हैं? आप ये क्यों नहीं देख रहे कि कितना भरा है? आप आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, आप आज की डेट में नारी सशक्तिकरण की बात कर लीजिए, बुजुर्गों की पेंशन के लिए बात कर लीजिए, किसानों के लिए भी बात कर लीजिए। बीजेपी ने काफी काम किया और आने वाले कल में भी ये काम ऐसे है जो कभी खत्म नहीं होंगे। मेरा ये मानना है कि आज अगर एक शुरू किया है तो उसको टाइम लगता है खत्म करने के। आप कोई रोबोटिक नहीं है, हम लोग रोबोट्स नहीं है कि आज आपने एक चीज कही कि हम एक कॉलेज खोल देंगे, चलिए उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम कहते हैं कि
एक साल में कॉलेज क्यों नहीं खुला, कॉलेज की बिल्डिंग बनाना, कॉलेज में बच्चे लाना, उसको आगे ले जाना, ये प्रोसेस है। 10 सालों में वो प्रोसेस हुआ है और आगे 5 सालों में भी वो प्रोसेस जारी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएंगे। आप ये देख लीजिए कि अगर आज घर सिलेंडर है और घर महिला आराम से खाना बना रही है, तो ये एक स्टेप शुरू हुआ है। अब दूसरी स्टेप क्या शुरू हुआ है कि सिलेंडर से खाना बन गया, नारी सशक्त हो गई, या बाहर जाके अपने लिए कुछ सोचे। अगर 4 घंटे उसके पास है तो नारी अपने लिए सोच रही है जी होती है कि इसका डेवलपमेंट मुझे ऐसा जी। केसी भारद्वाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब ने आज एक बयान दिया है कि जेजेपी के अंदर जो विधायक है वो घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये उनका आज का ही बयान है, क्या कहेंगे इस पर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टी के विधायक हमारे, ये पार्टी के जो विधायक ये पहले भी 2019 के चुनाव में ये दूसरी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल हुए थे और हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ये विजयी होकर के जननायक जनता पार्टी के सदस्य बने थे और एमएलए बने थे। अब जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि आया राम गया राम की प्रथा यहाँ बिल्कुल बिल्कुल वो हर पार्टी में हर चुनाव में है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब आपको अगले इंटरव्यू में मैं बताऊंगा कितने लोग बीजेपी से और कांग्रेस से हमारी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आज मैं वो लिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्दी आपको दो दिन के बाद 3 दिन के बाद ये लिस्ट आपके पास पहुंच जाएगी कि कितने बीजेपी छोड़ करके और कितने कांग्रेस छोड़ करके जननायक जनता पार्टी में और हमारी सहयोगी पार्टी में शामिल हुए। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि कितने बीजेपी के और कांग्रेस के जो नेता है वो आपकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल इसी पर करना चाहूंगा कि कितने आपकी पार्टी में ऐसे पदाधिकारी और नेता हैं जिन पर आपकी पार्टी की पकड़ है कि वो नहीं छोड़कर जाएंगे आपकी पार्टी, जिन पर आपकी पार्टी भरोसा जताती है? जितने हमारी पार्टी छोड़ के जाने वाले थे वो जा चुके हैं। अब हमारी पार्टी में बिल्कुल कर्मठ कार्यकर्ता, कर्मठ पदाधिकारी और निष्ठावान हमारे कार्यकर्ता इस टाइम है और हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। और मैं भी ये बताना चाहूंगा आपको, जनता के सामने ये रखना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे कार्यकर्ता, हमारी फौज हमेशा 24 घंटे चुनाव के लिए और रण के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं की फौज बिल्कुल डटी खड़ी है। और जैसा कि आपको बता के 5 विधानसभाओं में हमारे द्वारा तैयारी शुरू हो चुकी है। डबवाड़ी है, उचाना है, दादरी है, इस तरह से हमारे 5 विधानसभाओं में तो पिछले कई दिनों से प्रचार बड़े जोर शोर से है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँ कि 5 तारीख को हमारे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी उचाना हल्के से नामांकन करेंगे और आप देखना बड़ी भारी संख्या में उचाना हल्के का रुझान आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के साथ, घर घर तक, जन जन तक उनका साथ है। जी, और मैं आपसे बेनूराव जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब जो मनोहर लाल खट्टर हैं जो उनसे पहले मुख्यमंत्री थे, अब उन दोनों के बीच में घमासान मचा हुआ है और सीएम सैनी है वो करनाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि खट्टर चाहते हैं कि वो लाडवा सीट से चुनाव लड़े, क्योंकि सीएम की सीट को लेकर ही बवाल खड़ा हो गया है और बीजेपी है वो सीएम के लिए सेफ सीट तलाश रही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है कि पार्टी को क्या नायब सैनी पर भरोसा नहीं है? देखिए, भरोसे की बात नहीं है, भरोसा ना होता तो वो आगे ही ना आते। मेरी आपसे यही बोलना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं हमारे सीएम कैंडिडेट की, वो डिसाइडेड है कि नायब सिंह सैनी जी हमारे सीएम होंगे। हाँ, इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे थोड़ी सी इस बात चल रही है। आई एम श्योर करनाल से फाइनल हो चुकी है उनकी टिकट, बस मोहर लगनी बाकी है। आप दूसरी पार्टी को देखिए, अभी तक कांग्रेस की तो ये हालत है कि उनको यही नहीं पता हमारा सीएम कैंडिडेट कौन होगा, दी होंगे या शैलजा दी होंगी, कौन सा उठाएगा। और जहां तक किरण चौधरी का सवाल है, आपने देख ही लिया अभी हाथ मतलब कांग्रेस को आरती क्या कि उन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन करी है, तो मुझे लगता है उनको सीएम कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं। हमने कम से कम ये तो कह दिया कि अगर हम सरकार बना रहे हैं तो हम नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बना रहे हैं, क्योंकि सब ठीक चल रहा है। तो ऐसा चीज देखिए, जब भी कोई इलेक्शन आते हैं तो ये छोटी मोटी चीजें, आपके लोग आपके साथ है, आपके जो कार्यकर्ता वो आपके साथ हैं। हाँ, चुनाव किसने कहाँ से लड़ना है तो यही देखना है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ से लड़ेगा, यही देखना है बीजेपी ने ये नहीं देखना कि हमारे कैंडिडेट कहाँ चले गए। ये कहीं कभी भी बीजेपी नहीं देख रही है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये तो नहीं देख रही कि वो भाई किसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली
कांग्रेस है वो तो बेचारी यही डिसाइड करती रह रही, कब चला जाएगा कोई पता नहीं। आज किसी को टिकट नहीं मिली तो आज वो पार्टी छोड़ के ज्वाइन कर रहा है। जेजेपी की में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी में तो बहुत लोग हैं। हाँ, मतलब हमें डिसाइड करना है टिकट कहाँ से मिलेगी हमें, लेकिन यहाँ तो इनकी तो प्रॉब्लम ये है कि इनको तो रोकना है बंदे। तो राजनीतिक स्ट्रेटेजी जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा कि मोस्ट लाइकली वो करनाल से लड़ेंगे और मुझे लगता है वो सशक्त बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि जनसंख्या जो मेजर जनता है उसके साथ जुड़ी हुई है, वो बहुत जनता के आदमी है, वो जनता के बनाए हुए आदमी, और जब तक जनता के बनाए हुए लोग आगे आते रहेंगे आपको हमेशा से हमेशा आपको जो सत्ता में आने का जी केसी भारद्वाज जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जैसा कि मैडम जी ने बताया और आपने मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछ ही लिया जी, तो मैं आपके ध्यान में और आपके माध्यम से ये लाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को अभी टिकट का तो पता ही नहीं बीजेपी देगी या ना देगी और कहां से देगी। और आज बड़े आप हैरान हो गए, अभी पिछले चुनाव हुए थे उसके अंदर मुख्यमंत्री जी की पत्नी ने चुनाव लड़ा और जो 5वें स्थान पर रही। आप ये बात आप नोट कर लो कि तो मुख्यमंत्री जी की पत्नी अभी पीछे चुनाव में हुई थी और यही उसका रिकॉर्ड देखते हुए हाईकमान ये सोच रहा है कि कहीं इनको कोई सेफ सीट की दी जाए ताकि ये जीत जाए। अगर मुख्यमंत्री का नायब सिंह सैनी जी हार जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मेरा तो ये मानना है और हमारी पार्टी इनकी तो 20 सीट भी पार नहीं होने वाली। बीजेपी की तो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, आप हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के कुछ नहीं रह रहा है, ये आप मान के चलिए। और अगर सरकार बनेगी तो दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में ही आने वाले समय में जनता पार्टी की साथी सरकार बनेगी और जिसमें हमारा गठबंधन जी बेणुराव जी जवाब दीजिए इस बात का। हरियाणा में आपने अभी लोकसभा लड़ा है, आपने देख ही लिया आपका क्या हाल हुआ है, तो मैं बोलना नहीं चाहूंगी। चौथी पांचवी की तो हम बात नहीं करते, हम तो जब हम बात करते हैं तो आप पहले, मुझे लगता है हमें अपना घर पहले मजबूत कर लेना चाहिए। जिनके अपने घर शीशे के हों दूसरे में पत्थर कैसे मारेंगे, आप ये देख लीजिए। पहले आप अपना घर मजबूत कीजिए। जेजेपी को आज कौन जानता है कि बस कैंडिडेट चाहिए लड़ाने के लिए। हमारे पास, मैं वही आपको अभी बता के हटी हूँ कि हमारे पास एक एक सीट में 50-50 की लिस्ट है कि किसको बिठाए और किसको खड़ा करे, और इनके पास बंदे नहीं है। जेजेपी के पास अगर 70 कैंडिडेट भी निकल आए ना, सशक्त कैंडिडेट, तो आप इनसे आगे दोबारा इंटरव्यू ले लेना। अभी देखना अभी इनकी जो लिस्ट आएगी उसमें क्या किस तरह की कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। तो मैं तो खुद सुविधा में हूँ कि 70 सीटें पे इनके पास 70 कैंडिडेट हैं भी। दुष्यंत चौटाला जी की बात करते हैं, सिर्फ अगर उनके नाम पे पार्टी नहीं चल सकती ना, आपको लोग चाहिए, आपको समर्थन चाहिए, आपको कैंडिडेट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो बोलना करनी और करनी में बहुत फर्क है। जी क्या कहेंगे केसी जी, जिस प्रकार से बेणुराव जी ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते, क्या कहेंगे इस पर? मैं तो मैडम जी ने जो कहा इन्होंने अपनी सोच के अनुसार कहा, अपनी पार्टी की सोच के अनुसार कहा। अब इन्होंने कहा है दूसरा आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के पास एक चेहरा था मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी को क्यों बदला 6 महीने पहले? क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी वो इनके इतनी नेगेटिव आ गई थी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों के अंदर, व्यापारियों के अंदर, कर्मचारियों के अंदर इतना आक्रोश पैदा हो गया था जिससे मनोहर लाल खट्टर को 6 महीने पहले बदलना पड़ा। और जहाँ तक ये चेहरे की बात करते हैं, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है, केवल एक मोदी का चेहरा था और इस जनता ने उसको भी नकार दिया। लोकसभा के चुनाव के अंदर जैसा मैडम जी ने कहा जेजेपी के बारे में, जेजेपी की तो पोजीशन जैसी है वो रहेगी, अच्छी रहेगी, लेकिन इनको इतनी बुरी तरह से मोदी को नकार दिया। मोदी करते रहते 240 सीटें में बड़ी तोड़ करके 200 सीटों को पार करके 240 आंकड़े पर ये लोग होते हैं। तो इसलिए मोदी ही ये करते रहते हैं। लेकिन बोलिए आप। लोकल लेवल पर प्रदेश तो ये नारा चलने वाला नहीं है। प्रदेश स्तर की समस्याएं अलग होती है, प्रदेश स्तर की हर बात अलग होती है। यहाँ पर कई तरह के फैक्टर काम करते हैं और प्रत्येक फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए लोग वोटिंग करते हैं। केसी जी आप कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की अलग अलग सभी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जो ये गठबंधन हुआ है जेजेपी का और आजाद समाज पार्टी का और इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है, इसमें बात निकल कर ये भी सामने आई है कि इसके पीछे बीजेपी मास्टरमाइंड है। इसके बारे में मैं
उसका कौन मास्टरमाइंड है कौन नहीं है। हमारे तो अपनी पार्टी का गठबंधन है जो बिल्कुल ताकत के साथ और पूरी सरगर्मी के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और आने वाले 5 अक्टूबर को आपके सामने रिजल्ट होंगे। इतना ही मैं कह सकता हूँ। 8 अक्टूबर को आपके सामने रिजल्ट होंगे, 5 को वोटिंग हो जाएगी। जी, क्या कहेंगे इस पर बेनू राव जी? जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के पास अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं और तमाम बातें इन्होंने कही, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं सिर्फ इतने ही बात कहना चाहूंगी, जब हम बात करते थे इन्होंने बोला खट्टर को हटा दिया गया और नैन्सी सैनी को ला दिया गया। राजनीति का मतलब ही होता है ऐसी नीति जिससे आप आगे आ सके, जिससे आप बात कर सके या जिससे आप सरकार बना सके। नीतियां हर पार्टी की अपनी अपनी नीति है। इनको ऐसा लगता है खट्टर जी को इसलिए हटा दिया गया कि कोई काम नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लगता है खट्टर जी को इसलिए हटा दिया गया कि शायद उनको ऊपर की जिम्मेवारी देना ज्यादा जरूरी था। हर एक पार्टी का एक नीति है, एक रूपरेखा है चलने की और आगे ले जाने की। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चलती है। वो कांग्रेस के या जेजेपी के हिसाब से नहीं चलती कि अब आप इसको मत हटाइए, इसको डाल दीजिए। उनको पता है कि हरियाणा है, हरियाणा में इलेक्शन है, किस तरह का चेहरा अब आगे आना चाहिए। और खट्टर जी को कहा, आप देख लीजिए, अगर खट्टर जी ने काम ना किया होता तो आज वो लोकसभा में ना बैठे होते। तो बड़ा सिंपल सा है कि कितने वोटों से वो जीते और कैसे जीते। तो ये तो मुझे लगता है हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि खट्टर जी ने काम नहीं किया तो आज हारे हुए कैंडिडेट होते, वो नहीं है। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि गलत है। चुप रहने का कई बार मतलब ये होता है कि आप इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है जी, आप बोलते रहिए, हम तो जो करना है वो हम करेंगे। अब नैन्सी सैनी जी के आने के बाद भी बीजेपी बहुत सक्रिय हो रही है और जनता से जुड़ रही है। सबसे अच्छी बात है कि जिस तरह के नैन्सी सैनी जी हैं, उनका जनता की अप्रोच बहुत अच्छी है। उनका लोग उनको संपर्क बड़े आराम से कर सकते हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ता, उन्होंने मुझे बीजेपी ज्वाइन कराई है 2 महीने पहले, एकदम बढ़िया तरीके से स्टेज पे बुला करके आई है मैडम। और अच्छा लगता है जब इस तरह का सीएम आपके बीच में घूम रहे हैं, जो किसी के भी घर आके चाय पी रहे हैं और किसी के भी घर आके खाना खा रहे हैं और बात कर रहे हैं किसी भी लोगों से। तो इस तरह का अगर जड़ों से जुड़ा कुछ आ रहा है तो वो हमारे सीएम सैनी जी हैं। तो मैं तो बहुत प्रभावित हूँ उनकी राजनीति से भी और उनके कार्य करने के तरीके। तो आई एम श्योर आने वाले, जैसे कि इन्होंने कहा, 5 तारीख सब कुछ बता देगी और 8 तारीख जी। बेनू राव जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और है जी। मेरा आपसे बेनू राव जी एक आखिरी सवाल ये है कि जिस प्रकार से आप भी चुनावी मैदान में हैं, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, पंचकुला जो विधानसभा सीट है वहां से आप एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं, तो अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपके क्या पार्टी के मुद्दे हैं वो तो है ही, लेकिन आपका क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा जिससे आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता आप पर भरोसा जताए? देखिए, मैं पिछले 10 सालों से मैं सिर्फ महिला सशक्तिकरण के लिए काम करके आई हूँ और बच्चों के लिए भी। जब जहां तक हम बात करते हैं भारत की, तो भारत एक पुरुष प्रधान देश है। आपको पुरुषों की पीछे बैक की जरूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि अगर महिलाएं घर से बाहर निकलती है, अगर उसको फैमिली सपोर्ट ना हो तो आप बाहर निकल ही नहीं सकती, आप बाहर काम कर ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई, कॉन्फिडेंस लाना और सेफ्टी, जो आज की डेट में मुझे लगता है सब जगह मैं बोल बोल कर सबको बोल रही हूँ कि ये जरूरी है कि हमें उनको आत्मनिर्भर इस तरह से करें कि वो अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। आप हर स्कूल में अब ऐसा कुछ सेशन लगना चाहिए जिसमें उनको एक कराटे के रूप में सिखाने चाहिए हर बच्चे को, हर महिला को, हर बच्ची को, कि कल को आपके साथ कोई तर्क हो, कम से कम आप अपनी प्रोटेक्शन तो कर सके। तो मैं तो सबसे पहले ये आपके माध्यम से आप पहुंचाइए कि अगर मुझे सरकार मौका देती है तो सबसे पहले हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, सेल्फ डिफेंस सिखाना जरूरी है। हम इसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन आज जो है उसके बाद दयनीय स्थिति है औरत की। कोई भी सरकार आए, लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए कि उसकी सुरक्षा के ऊपर काम हो। आप सरेआम औरत को के साथ दुष्कर्म होता है और हम बैठे रहते हैं, हम सरकारों की वेट करते रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और हम ये वेट करते हैं कि जुडिशरी कुछ करेगी। अगर एक महिला को सशक्त कर दिया जाएगा कि भैया ऐसा है, अपनी सुरक्षा करना पहले खुद सीखो। दूसरी चीज, दूसरी औरत एक औरत को सपोर्ट करेगी। मैं ये कोशिश करूंगी। देखिए, कई ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर इन्वॉल्व है। मैं तो महिला के ऊपर, अभी मेरा फोकस महिला के ऊपर ज्यादा है। हमने बहुत सारी
इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड बन गई है बहुत अच्छी, आपने देखी, भी काफी काम कर रही है। लेकिन अभी मेरा फोकस सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा, भारत की नारी की सुरक्षा, हरियाणा की नारी की सुरक्षा और नारी को आगे लाकर उसको पढ़ा लिखाकर ऊपर बढ़ाने की सुरक्षा। ये सारी चीजें मेरे मुद्दे में सबसे पहले रहेंगी। जो नारी मुझे सुन रही है, मैं यही चाहूंगी, कल की बात है कि मुझे टिकट मिलती है नहीं मिलती है, मैं आगे जाती हूँ नहीं जाती, लेकिन ये जरूर हमें मुद्दा उठाना चाहिए। हर पार्टी की कोई सरकार आए, ये मुद्दा सबसे पहले उठना चाहिए कि नारी की सुरक्षा कैसे और कब और कहां, ये सारी चीजें क्वेश्चन मेरी सबसे पहले एजेंडा में। जी, और केसी भारद्वाज जी, मेरा भी आपसे एक आखिरी सवाल है। जिस प्रकार से आपने कहा कि आपकी पार्टी 50 से 60 सीटें लेकर है वो विधानसभा चुनाव जीतेगी, तो मैं आपसे एक सवाल आखिरी ये करना चाहूंगा कि आपकी पार्टी के पास सभी सीटों के लिए लायक उम्मीदवार हैं या फिर पिछली बार की तरह कांग्रेस भाजपा की बगावत से कोई आस रखती है आपकी पार्टी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शिक्षा के अंदर हमारी पार्टी की राष्ट्रीय जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग हुई थी। और जैसे मैं पंचकुला जिले का प्रभारी हूँ, यहाँ हल्का प्रभारी होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 10 दिन पहले हमारी पार्टी हाईकमान ने हर हल्के से 90 के 90 हल्कों से नाम मांगे गए थे, पैनल मांगा गया था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पंचकुला हल्के से जहाँ हम बैठे हैं आज, उसमें पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से 7 नाम यहाँ भेजे गए थे और कालका क्षेत्र से 5 नाम भेजे गए थे। तो इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 के 90 हल्कों से हमारे कहीं 5 कहीं 10 हर हल्के से नाम हाईकमान के पास जा चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि गठबंधन हो गया है, तो वो 20 हल्कों के बारे में अब क्या फैसला लेगा वो हाईकमान लेगा। तो हमारे पास किसी की कोई कमी नहीं है। और आपको ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पंचकुला से नाम गए उसमें केसी भारद्वाज का नाम भी शामिल। मतलब कि आप भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं? जी, मैदान तो हाईकमान ने पैनल मांगा और जिला के कार्यकर्ताओं ने, मेरे विधानसभा क्षेत्र पंचकुला के कार्यकर्ताओं ने उस लिस्ट में बड़ी खुशी से मेरा नाम भी शामिल करवा दिया। जी, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, तो क्या आप जीत पाएंगे? बकरा कौन बनेगा, मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, बकरा बनेगा या बकरी, ये आने वाला एक वक्त बता सकता है। जी भाई, ये कौन बनेगा मुझे नहीं लगता कभी कहीं खड़ी भी है तो चलो, लेकिन ये है कि अच्छा है, प्रयास करना जरूरी है। और प्रयास करना जरूरी है, हर इंसान को प्रयास करना चाहिए, वो नहीं बात हो रही। लेकिन हाँ, जो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट बहुत है इनके सामने, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये बोलना पड़ता है कि कैंडिडेट बहुत है। लेकिन जेजेपी, जहां तक हम लिस्ट का सवाल है, परसों सबको पता लग ही जाएगा, आपके भी 70 कैंडिडेट क्लियर हो जाएंगे। जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई पार्टी छोड़ के आए हुए होंगे, या तो इसलिए उनके नाम आएंगे आगे, या फिर सीटें मुझे नहीं लगता है 70 भर चुकेंगी। फिर भी ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि हर पार्टी को आगे आने का मौका जरूर मिलना चाहिए। हाँ, जबकि भारतीय जनता पार्टी तो अपना दावा ठोक ही चुकी है, तो जीते जिताए हैं। हमारी पूरी कोशिश यही है कि 70 प्लस सीटें हमारी आए और सरकार बनाए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का कि आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार साझा किए चुनाव को लेकर। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गेंद किसके पाले में जाती है। आपका फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेणु राव जी और केसी भारद्वाज जी। तो जिस प्रकार से हमने बीजेपी और जेजेपी के दोनों व्यक्तियों से बातचीत की, बेणु राव जी है वो महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं और केसी भारद्वाज जी है वो स्पोक्स पर्सन है जेजेपी के। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्योंकि जहां भी विधानसभा चुनाव होता है वहां की सियासी गर्माहट है वो बदल जाती है, वहां के सियासी गलियारों में एक गर्मी सी पैदा हो जाती है, हलचलें तेज हो जाती हैं, किसको टिकट मिलेगी, कौन चुनाव जीतेगा, ये वास्तव में देखने वाली बड़ी ही दिलचस्प बात होगी कि क्या हरियाणा में बीजेपी एक बार फिर से 3.0 से सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, या फिर गठबंधन की सरकार बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही और देखते रहिए News 21।